हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय बीए थर्ड सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय से पहला प्रश्न पत्र भारत में राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में बता रहा हूं। और भारत में राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को यूनिट 6 से पढ़ाने जा रहा हूं। यूनिट 6 जो कि आपका टॉपिक है, विषय आपका शीर्षक है सकारात्मक कार्रवाई नीतियां महिलाओं एवं जाति और वर्ग के संबंध में। अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन, कास्ट एंड क्लास, यानी कि सकारात्मक कार्रवाई नीतियां, इनके संदर्भ में कौन कौन सी सकारात्मक कार्रवाई की गई हैं और कौन कौन सी नीतियां बनाई गई हैं, हम आज इस वीडियो में इसके बारे में स्टडी करेंगे कि महिलाओं के संदर्भ में, जाति एवं वर्ग के संबंध में भारत सरकार के द्वारा या भारतीय संविधान के द्वारा कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं। यह मेरा पहला भाग होगा जिसमें मैं महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा, महिलाओं के संदर्भ में सकारात्मक कार्रवाई नीतियां महिलाओं के संदर्भ में बताऊंगा। पार्ट 1 होगा मेरा महिलाओं के संबंध में। तो सबसे पहले हम लेते हैं सकारात्मक कार्रवाई नीतियां है क्या, जिसकी चर्चा हम करते हैं। सकारात्मक कार्रवाई नीतियां ये है क्या? सकारात्मक कार्रवाई नीतियां, देखिए सकारात्मक कार्रवाई जो नीतियां होती हैं यह सरकार के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा, संगठन वह सरकारी हो या गैर सरकारी है, उनके द्वारा अपनाई जाने वाली उन विशेष वर्गों या जातियों के लिए ऐसी नीतियां हैं जिसमें उक्त वर्गों के लिए या उक्त वर्गों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व देने की बात कही जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाती है जहां उनका प्रतिनिधित्व कम है या शून्य है, यानी कि यह क्या है, यह प्रतिनिधित्व देने के लिए कार्रवाई है, प्रतिनिधित्व देने के लिए, भागीदारी देने के लिए, भागीदारी देने के लिए या हिस्सेदारी देने के लिए। जैसा कि हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू होता है, लेकिन उसके पूर्व में जो महिलाओं के लिए समाज में विषमताएं व्याप्त होती हैं, महिलाओं को न तो उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता था, न ही उनको उचित सम्मान दिया जाता था। उनको केवल घर की चारदीवारी तक ही सीमित रखा जाता था। इसी चारदीवारी के अंदर वह पैदा होती थी और इसी चारदीवारी के अंदर ही वह स्वर्गवासी हो जाती थी, यानी कि उनका जीवन समाप्त हो जाता था। केवल कुछ संपन्न वर्ग की महिलाएं थी, संपन्न वर्ग की कुछ महिलाएं होती हैं, संपन्न क्लासेज की कुछ महिलाएं होती हैं जिनकी शिक्षा में, समाज में और राजनीति में, नौकरियों में हिस्सेदारी होती है। केवल संपन्न वर्ग की, संभ्रांत वर्ग की महिलाएं होती हैं, कुलीन वर्ग की महिलाएं होती हैं, अमीर घरों की महिलाएं होती हैं। ऐसे घर की महिलाएं होती हैं जो अपने बच्चियों को, अपनी बेटियों को आसानी से पढ़ा लिखा सकें, या जिनको अपने बेटियों को पढ़ाने में कोई विशेष दिक्कत नहीं हुई, जो यह चाहते थे कि उनकी बेटियां पढ़ें, राजनीति में आए, शिक्षा में आए, समाज सेवा में आए। जैसे हम सरोजनी नायडू को ले सकते हैं, सुचिता कृपलानी को ले सकते हैं, इत्यादि दुर्गाबाई देशमुख को ले सकते हैं, हंसा मेहता को ले सकते हैं। विभिन्न ऐसी शख्सियत थी, विभिन्न ऐसी महिलाएं थी जो राजनीति में भी आई, शिक्षा में भी आई और नौकरियों में भी आई। नौकरियों में भी वह आई, उनका प्रतिनिधित्व हुआ, लेकिन इनका प्रतिनिधित्व क्या था, वह शून्य के बराबर था। वह किसके बराबर था? शून्य के बराबर था, यानी कि 0 के बराबर था। क्योंकि केवल सभी लोगों के लिए द्वार नहीं खुले हुए थे, सभी लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार के द्वार नहीं खुले हुए थे, केवल कुछ संपन्न वर्गों के लिए खुले हुए थे। तो उनका प्रतिनिधित्व बहुत नाम मात्र का होता है।
लेकिन हमारा भारतीय संविधान जब वो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, लागू होने के पश्चात यह जो वंचित वर्ग होता है, वंचित तबका होता है, वंचित तबका, वंचित वर्ग, डिप्रेस्ड क्लासेज, ये जो डिप्रेस्ड क्लासेज होते हैं जैसे कि ओमेन, औरतें हैं, जाति है, जाति और वर्ग, यानी कि विभिन्न जातियां होती हैं जिनका प्रतिनिधित्व तो इन क्षेत्रों में नहीं हो पाता है, जिसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। जाति के संबंध में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ये जो महिलाएं होती हैं यह क्या है, वंचित वर्ग होती है महिलाएं। यह क्या है, यह कमजोर है, यह कमजोर थी, यह दबे हुए थी। यह हमारा समाज जो था वह पुरुष सत्तात्मक समाज था, पुरुष सत्तात्मक समाज था, यानी कि पुरुष सत्तात्मक समाज था हमारा। और परिवार में पुरुषों का वर्चस्व होता था, समाज में पुरुषों का वर्चस्व होता था, राजनीति में पुरुषों का वर्चस्व होता था, नौकरियों में भी पुरुषों का ही वर्चस्व होता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पूर्व की समाज थी हमारे संविधान लागू होने के पूर्व, यानी कि ब्रिटिश काल में भारत की जो स्थिति होती है उसमें महिलाओं की स्थिति काफी शून्य होती है। उनका जो प्रतिनिधित्व होता है राजनीति में, समाज में और विभिन्न जगहों पे, वह प्रतिनिधित्व का क्या होता है, वह काफी शून्य होता है। तो भारत सरकार के द्वारा, हमारे संविधान में भारत सरकार के द्वारा तथा संविधान के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए थे, उन प्रावधानों के अनुरूप भारतीय सरकार ने इस दिशा में कुछ सफल प्रयास किए, क्योंकि समानता की बात कही जाती है कि सभी लोग समान, समानता की बात कही जाती है कि सभी लोग सभी लोग समान। लेकिन यह समानता स्थापित कैसे होगी? केवल हम कह देने से कोई लोग कह देने से सभी लोग समान हो नहीं जाएंगे। हम अगर कह देते हैं कि हमने समाज में समानता स्थापित की, भारतीय संविधान के द्वारा समानता स्थापित किया गया है, लेकिन केवल समानता स्थापित करने से उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित तो हो नहीं जाएगा। उसके लिए कुछ प्रयास करना होगा, कुछ सार्थक प्रयास करना होगा। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, विभिन्न संगठनों के द्वारा सार्थक प्रयास करना होगा कि जो वंचित वर्ग हैं उनका भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए प्रयास किया जाए। केवल हम कह देने से कि समानता है, वह प्रासंगिक नहीं होगी जब तक कि समानता के लिए सार्थक प्रयास न किया जाए। जब इसके लिए सार्थक प्रयास किया जाता है तो सरकार के द्वारा नीतियां बनाई जाती हैं, कानून बनाए जाते हैं, एक्शन लिए जाते हैं, और यह एक्शन क्या होता है? उनका पॉजिटिव होता है। यह एक्शन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव किस लिए होता है? क्योंकि उनका उत्थान करने के लिए, कोई विशेष वर्गों का, विशेष जातियों का उत्थान करने के लिए सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया जाता है, जो कानून बनाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सकारात्मक कार्रवाई नीतियां। उनके लिए कुछ सकारात्मक कार्रवाई की गई थी, उनको समाज में प्रतिनिधित्व देने के लिए, राजनीति में प्रतिनिधित्व देने के लिए, नौकरियों में प्रतिनिधित्व देने के लिए इत्यादि तमाम प्रकार के प्रयास किए गए हैं। तो ये जो सकारात्मक कार्रवाई होती है, यह किसी संगठन के द्वारा या किसी सरकार के द्वारा अपनाई गई एक ऐसी पद्धति होती है या ऐसा कार्य होता है जिससे कि उन विशेष वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले। उन विशेष वर्गों के लिए ऐसी नीतियां बनाई जाए जिसमें उक्त वर्गों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की जाती है, तथा उनका प्रतिनिधित्व जो होता है कम होता है या शून्य के बराबर होता है, तो उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात कही जाती है। जैसे शिक्षा में, समाज में, राजनीति में, नौकरियों में, चिकित्सा में, रोजगार में, उद्योग में इत्यादि, यानी कि इनका प्रतिनिधित्व उसमें सुनिश्चित करने की बात कही जाती है। अब किनका प्रतिनिधित्व कम था? भाई, भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो किन किन वर्गों का प्रतिनिधित्व कम था? तो सबसे पहले महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम था। महिलाओं का प्रतिनिधित्व शून्य के बराबर था। इसके बाद ओबीसी जाति का, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व कम था। शेड्यूल कास्ट का, अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व कम था। अनुसूचित जनजातियों का, एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व शून्य था। तो इनका जो ये प्रतिनिधित्व नहीं है, किसमें नहीं है? समाज में नहीं है, शिक्षा में नहीं है, राजनीति में नहीं है, उद्योग जगत में नहीं है इत्यादि। जैसे
सरकारी नौकरियों में नहीं है, तो इनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए कि इनका प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया जाए, इनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। अतः सकारात्मक कार्रवाई नीतियां वंचित वर्गों के लिए एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी मांग है जिनमें वंचित वर्गों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जैसे शिक्षा, रोजगार, राजनीति आदि में उनका भागीदारी बनाने के लिए या भागीदारी बढ़ाने के लिए मांग की जाती है, इनका भागीदारी बढ़ाने के लिए मांग की जाती है। यह जो सकारात्मक कार्रवाई है, सकारात्मक कार्रवाई, यह सकारात्मक कार्रवाई है, इसका प्रयोग सबसे पहले शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां किया गया था? अमेरिका में किया गया था। अमेरिका में, यानी कि अफर्मेटिव एक्शन, इस अफर्मेटिव एक्शन का प्रयोग सबसे पहले कहां किया गया था? अमेरिका में किया गया था। अमेरिका में जब 6 मार्च 1961 को राष्ट्रपति कौन था उसमें? कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति होते हैं अमेरिका में। तो अमेरिका में एक कार्यकारी आदेश संख्या पारित किया जाता है, कार्यकारी आदेश संख्या 10,925। यह क्या है? आदेश संख्या है अमेरिका की, आदेश अमेरिका में कार्यकारी आदेश 10,925 आदेश संख्या पारित किया जाता है। इसके उपलक्ष्य में जॉन एफ कैनेडी ने एक आदेश जारी किया, आदेश जारी करके उसको हस्ताक्षरित कर दिया। इसमें जॉन एफ कैनेडी ने यह आदेश दिया था कि सरकारी ठेकेदार यह सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करें कि आवेदक कार्यरत हैं और कर्मचारियों के साथ उनकी जाति, पंथ, नस्ल, धर्म के आधार पर राष्ट्रीय मूल्य की परवाह किए बिना रोजगार के दौरान निष्पक्ष व्यवहार किया जाता है। यानी कि रोजगार के दौरान किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, धर्म के आधार पर नहीं किया जाता है, लिंग के आधार पर नहीं किया जाता है, नस्ल के आधार पर नहीं किया जाता है, उनके राष्ट्रीयता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है और ठेके में सबको प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो इसका उपयोग उन कार्यों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था जिनमें लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था और जिनमें लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं था, जैसे महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं था, वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं था, कुछ नस्लीय आधार थे जिनके आधार पर भेदभाव किया जाता था। तो इन भेदभाव को मिटाने के लिए राष्ट्रपति ने एक आदेश पारित किया कि सभी ठेकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह से 1965 में राष्ट्रपति जॉनसन ने उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं जॉनसन। 1965 में जॉनसन ने भी एक प्रस्ताव पारित किया और उसने कहा कि नस्ल के आधार पर, जाति, धर्म के आधार पर और राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव मिटाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की जाती है, यानी कि सरकार के द्वारा सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। तो इस तरह से जो सकारात्मक कार्रवाई है, अफर्मेटिव एक्शन है, इसका प्रयोग सबसे पहले हम कहां देखते हैं? अमेरिका में देखते हैं। अमेरिका के बाद फिर विभिन्न देशों में देखते हैं, जैसे कि ब्रिटेन में, फ्रांस में, स्वीडन में, डेनमार्क में, बेल्जियम में। फिर हम भारत में भी आ जाते हैं कि भारत में भी सकारात्मक कार्रवाई को देख सकते हैं कि जब से भारत का संविधान लागू हुआ तब से भारतीय सरकार के द्वारा कुछ न कुछ सकारात्मक नीतियां बनाई जाती रही हैं। किसके लिए? महिलाओं के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए और विभिन्न वर्गों के लिए नीतियां बनाई जाती रही हैं। हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं महिलाओं के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं जिससे कि महिलाओं को बल मिला है, महिला सशक्तिकरण आया है, महिलाएं मजबूत हुई हैं, महिला अपने दम पर झंडा ऊंचा की है, अपने दम पर महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में परचम लहराया है, अपनी योग्यता का, अपनी प्रतिभा का उन्होंने परचम लहराया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 15 तो सभी के लिए है। अनुच्छेद 15 यह कहता है कि धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर विभेद से प्रतिषेध,
यानी कि अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत यह स्थापित किया गया है कि धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद से प्रतिषेध। इसमें इन आधारों पर, 5 आधारों पर, 1 2 3 4 5 आधारों पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो यहां महिलाओं के लिए लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। लिंग मतलब कि स्त्री और पुरुष के आधार पर, तो स्त्रियों को भी समानता प्राप्त है। स्त्री और पुरुष के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसके लिए विभिन्न प्रकार के कानून भी बनाए गए हैं। इस भेदभाव को मिटाने के लिए विभिन्न प्रकार की सकारात्मक कार्रवाइयां भी की गई हैं। जैसा कि 15(3) कहता है, अनुच्छेद 15(3) यह महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करता है। महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करता है। यह कहता है कि स्त्रियों और बालकों के लिए, स्त्रियों और बालकों के लिए सरकार विशेष प्रावधान कर सकती है। यानी विशेष प्रावधान में सब कुछ शामिल है। इसमें आरक्षण की भी बात कही जाती है 15(3) में कि स्त्रियों को आरक्षण भी दिया जा सकता है, या उनको उनके उत्थान के लिए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपबंध किए जा सकते हैं। इसी तरह से अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में क्षमता का अधिकार। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में क्षमता का अधिकार। लोक नियोजन में समता का अधिकार, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लोक नियोजन में यानी कि सरकारी नौकरियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जैसा कि अनुच्छेद 16(2) कहता है कि इन अनुच्छेद 15 के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 16(2) में भी स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान, स्त्रियों के लिए समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 15 में भी स्त्रियों के लिए समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 23 को हम देख सकते हैं। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत यह कहा गया है कि मानव के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक। मानव के क्रय विक्रय और बेगार प्रथा पर रोक। इसके अंतर्गत स्त्रियों और बच्चों के लिए, यानी कि बालकों के लिए उनके श्रम का दुरुपयोग होने से रोकने की व्यवस्था की गई है, या स्त्रियों और बच्चों को अनैतिक व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार नहीं हो सकता है, तो स्त्रियों का भी अनैतिक व्यापार नहीं किया जा सकता है। और इसके लिए अनुच्छेद 23 को ध्यान में रखते हुए भारतीय संसद के द्वारा महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम बनाया गया 1946 में एक अधिनियम बनाया गया, महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम बनाया गया 1986 में। महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, यह महिलाओं के लिए बनाया गया कि इनका दुरुपयोग रोका जाए, इनका व्यापार रोका जाए, और जो भी व्यक्ति इस कार्यों में लिप्त पाया जाता है या संलिप्त पाया जाता है उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकारों में महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं मौलिक अधिकार। अब हम आते हैं नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद जो है 39 का, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 क में यह कहा गया है कि स्त्री और पुरुषों के लिए समान रूप से जीविका का प्रबंध करेगा। कौन करेगा? राज्य के द्वारा करेगा। यानी कि 39 क में यह कहा गया है कि राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। स्त्री और पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 39
घ में कहा गया है, क और घ में कहा गया है, 39 घ में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाएगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जो भी में कार्यों की प्रकृति एक ही है तो उनको समान वेतन दिया जाएगा। कार्यों की प्रकृति अलग अलग होती है तो उनके लिए अलग अलग वेतन निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन एक ही कार्य के लिए स्त्री और पुरुषों को समान वेतन दिया जाएगा। इसमें स्त्री और पुरुष के आधार पर किसी प्रकार का असमानता स्थापित नहीं की गई है, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको समान वेतन दिया जाएगा। 39 अंगा है, अंगा 39 अंगा में यह सुनिश्चित किया गया है कि राज्य 39 अंगा में यह सुनिश्चित किया गया है कि राज्य प्रत्येक श्रमिकों को, प्रत्येक स्त्रियों को, बच्चों को, यानी कि जो श्रमिक हैं उनके सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग होने से रोकेगा। यानी कि स्त्रियां जो हैं यदि वो कमजोर है, बीमार है, तो राज्य या कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती उनसे कार्य नहीं करा सकता है। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए हैं कि किसी से जबरदस्ती कोई कार्य नहीं करा सकता। अनुच्छेद 42 में हम देखते हैं, अनुच्छेद 42 में यह प्रावधान किया गया है, स्त्रियों के लिए विशेष प्रसूति सहायता या चिकित्सा सहायता, प्रसूति सहायता या चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपलब्ध करेगा, राज्य करेगा। उसके लिए विभिन्न प्रकार स्त्रियों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगा, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगा और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा हेतु जगह जगह वह सुविधा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित करेगा। स्त्रियों के लिए, बालकों के लिए वह सुविधा केंद्र भी स्थापित करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में महिलाओं को समानता की स्थिति में लाने के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधान जोड़े गए हैं, संविधान में उपबंध जोड़े गए हैं, ताकि महिलाएं भी समान स्थिति में आ सकें, महिलाएं भी समान स्थिति में आ सकें, वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। आइए हम चलते हैं, देखते हैं, आइए हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए विभिन्न प्रयास कौन कौन से किए गए, यानी कि सकारात्मक कार्रवाई कौन कौन सी की गई है। तो महिलाओं के लिए स्वतंत्रता काल में, या हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन काल में सबसे पहला प्रयास किया गया 1829 में सती प्रथा पर बैन लगाया गया। सती प्रथा पर बैन लगाया गया किसके द्वारा? उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और यह राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। यह सती प्रथा क्या है आप लोग जानते ही हैं कि सती प्रथा क्या है। सती प्रथा पर बैन लगाया गया और इसी तरह से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया किसके प्रयास से? यह ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। इसी तरह से हम 1919 में देख सकते हैं कि सबसे पहले 1919 में महिलाओं को कुछ मामलों में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, उस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी और उनके लिए भी मताधिकार की व्यवस्था की गई थी 1919 में, भारतीय शासन अधिनियम 1919 में। इसके पश्चात जब हमारा भारत आजाद होता है, आजाद के बाद से महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के संरक्षण करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनते चले गए। जैसे 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम बना। 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम बना। इसी तरह से 1990 में एक कानून और बना,
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। यह जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना, इसके तहत एक महिला आयोग की स्थापना की गई थी और ये महिला आयोग की स्थापना महिलाओं के अधिकार को संरक्षित करने के लिए, अधिकारों को लेकर, महिलाओं के संरक्षण को लेकर, महिलाओं पर किए गए अत्याचार को लेकर यह आयोग गठित किया गया था। इसी तरह से 1990 के पश्चात 2005 में भारत सरकार के द्वारा एक और कानून बनाया गया। 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम। यह महिलाओं से संबंधित अधिनियम था। घरेलू हिंसा यानी घरेलू हिंसा से जो भी महिलाएं प्रताड़ित थीं, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए 2005 में भारत सरकार के द्वारा कानून बनाया गया है। इसी तरह से 2013 में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न संबंधी कानून बना। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न कानून बना। 2013 में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न संबंधी कानून बना। यानी ये विभिन्न कानून बनते चले गए महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए, महिलाओं को समानता की स्थिति में लाने के लिए, महिलाओं को मजबूत करने के लिए, उनके अंदर जो आत्मशक्ति है उस आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि 1956 में एक और कानून बना था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। 1956 में यह कानून बना था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। इसमें संशोधन किया गया। कब संशोधन किया गया? 2005 में संशोधन किया गया। इसमें 2005 में संशोधन किया जाता है और एक इस कानून लाया जाता है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 अधिनियम संशोधन। इसमें संशोधन किया गया। संशोधन करने के पश्चात इसमें जो महिलाओं को भी संपत्ति का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया, महिलाओं को भी संपत्ति का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। यानी कि अब महिलाएं भी, यानी कि जो बेटियां हैं वह भी घर की संपत्ति में हिस्सा ले सकती हैं। उनके लिए भी कानून सुनिश्चित कर दिया गया है और यह 9 सितंबर 2005 से लागू कर दिया गया। इस कानून को 9 सितंबर 2005 से लागू कर दिया गया कि पिता की संपत्ति में बेटियां भी हिस्सेदार होती हैं। पिता की संपत्ति में बेटियों को भी हिस्सेदार बनाया गया और पैतृक संपत्ति में भी उनका अधिकार है, लड़कियों का अधिकार है, यानी महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार है। इसी तरह से हमारे भारतीय संविधान के द्वारा 1992 में 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन किया गया पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था में यह 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन किया गया और इस पंचायती व्यवस्थाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया। कुछ राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में 50% सीटें आरक्षित हैं और कुछ राज्यों में 33% सीटें आरक्षित हैं। इस तरह से महिलाओं की राजनीति में, शिक्षा में, समाज में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस तरह हम देख सकते हैं कि भारतीय राजनीति के अंतर्गत महिलाओं को समानता की स्थिति प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं और उन प्रयास का परिणाम है कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे उद्योग जगत हो, हर क्षेत्र में महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में नजर आ रही हैं, अग्रणी भूमिका में नजर आ रही हैं। आज महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं।
महिला सशक्तिकरण हुआ है, हमारे समाज का, हमारे देश का महिला सशक्तिकरण हुआ है। महिलाएं भी अपने अधिकारों के लिए जागरूक हुई हैं, अपने कर्तव्यों के लिए जागरूक हुई हैं। वह भी बढ़ चढ़कर राजनीति में, समाज सेवा में, शैक्षिक जगत में हिस्सा ले रही हैं। आइए हम देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी क्या है, किन किन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, तो महिलाओं की भागीदारी किन किन क्षेत्रों में सुनिश्चित हुई है। महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं को संवैधानिक अधिकार प्रदान कर विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो सुनिश्चित हुआ है। जैसे कि पहला है शैक्षिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हम कह सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यानी कि अब भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे कि 1958 में महिला शिक्षा पर एक समिति गठित की गई थी। महिला शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था। महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए महिलाओं की शिक्षा के लिए कुछ सुझाव दिए थे। और इन्हीं सुझावों के उपरांत 1959 में समान पाठ्यक्रम लागू किया गया, जिसमें लड़कों के समान लड़कियां भी, जो लड़कों का पाठ्यक्रम था वही लड़कियों का भी पाठ्यक्रम सुनिश्चित किया गया। धीरे धीरे कुछ राज्यों में इसको लागू कर दिया गया, समान पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया, और धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी समान पाठ्यक्रम लागू किया गया। यानी कि लड़कों और लड़कियों की जो पाठ्यक्रम थी, लड़कियों का जो पाठ्यक्रम था वह समान हो गया था। इसी तरह से 1964 में कोठारी आयोग का गठन किया गया। कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसको हम कहते हैं, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। 1964 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति गठित की गई, और इसमें भी इस राष्ट्रीय शिक्षा समिति ने भी महिलाओं के शिक्षा के लिए कुछ सुझाव दिए थे। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया। 1986 में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया। इसने भी महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष सुझाव दिया था। और इन विभिन्न सुझावों को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम अपनाया गया। महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत की गई, और इसका उद्देश्य था कि महिलाओं की शिक्षा में सुधार करना, महिलाओं को सशक्त बनाना, बेटियों को सशक्त बनाना, बेटियों की शिक्षा में सुधार करना, शिक्षा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। 2004 में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की शुरुआत की गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत की गई। बालिका विद्यालय 2004 में भारत सरकार के द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत की गई। इसका यह उद्देश्य था कि जो कम साक्षरता वाले क्षेत्र हैं उनमें लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना, प्राथमिक स्तर पे लड़कियों के लिए शिक्षा का प्रावधान करना, लड़कियों की शिक्षा में सुधार करना, लड़कियों को अधिक से अधिक प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रेरित करना। हम फिर देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई भारत सरकार के द्वारा। इसका ये मुख्य उद्देश्य था कि जो लिंगानुपात गिर रहा है उस लिंगानुपात को कम करना या भ्रूण हत्या को कम करना, लोगों को जागरूक करना कि बेटियां भी पढ़ लिख कर राजनीति में जा सकती हैं, सेवा में जा सकती हैं, नौकरियां पा सकती हैं। बेटी होने का दुख कोई व्यक्ति बेटी पैदा होने पर दुखी न हो, इसीलिए भारत सरकार के द्वारा यह शुरुआत किया गया कि बेटी बचाओ बेटी
पढ़ाओ इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था लिंगानुपात को सुधार करना। तो हम इस तरह देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए, राज्यों के द्वारा भी महिलाओं की शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रयास किए गए। और जो 2011 की रिपोर्ट है, 2011 की जो रिपोर्ट है इस संबंध में, 2011 में महिलाओं की जो साक्षरता दर थी वह 65.46 पहुंच गई, 65.46 पहुंच गई। वहीं पुरुषों की जो साक्षरता दर है वह 82.14 है, 82.14 है, यह साक्षरता दर है। लेकिन आज हम देखते हैं कि महिलाएं भी पुरुषों से भी आगे निकल गई हैं। जब हाई स्कूल या इंटर का हम रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट में अधिकांश हमें देखने को मिलता है कि लड़कियों ने बाजी मारी, लड़कियों का प्रतिशत अधिक रहा है। तो इस तरह से लड़कियां जो हैं वह प्राथमिक क्षेत्र से लेकर उच्च शिक्षा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं, उच्च शिक्षा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं, चाहे वह चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वह चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वह विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर पे हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे विभिन्न क्षेत्र हो, चाहे सरकारी नौकरियां हैं, विभिन्न क्षेत्रों में लड़कियों का प्रतिनिधित्व या महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। और यह सब किसके द्वारा हुआ है? सरकार के द्वारा हुआ है। सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम किए हैं और उन कार्यक्रम का लाभ लेकर बेटियां आगे बढ़ी हैं और वह भी अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त की है। चाहे वह आईएएस को हम देख सकते हैं, आईपीएस को देख सकते हैं, आईपीएस को देख सकते हैं। विभिन्न राज्यों की जो पीसीएस की परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में भी लड़कियां बाजी मार रही हैं। लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, यानी कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा सकारात्मक कार्रवाई की गई और जब सकारात्मक कार्रवाई किया गया तो उसका परिणाम हमारे सामने आ रहा है कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। लड़कियां भी शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह आईआईटी हो, चाहे वह पॉलिटेक्निक हो, चाहे वह विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं हो, चाहे किसी भी स्तर की परीक्षाएं हो, हर स्तर पर लड़कियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और उसमें भारी संख्या में, अधिक संख्या में वह सफलता भी प्राप्त कर रही हैं। दूसरा पॉइंट आते हैं हम राजनीति के क्षेत्र में। राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। जब 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। कुछ राज्यों में 50% आरक्षण दिया महिलाओं को पंचायतों में प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो पंचायती राज व्यवस्था में 33% आरक्षण दिया गया। इसी तरह से लोकसभा में तथा राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई। और इस संबंध में मई 2008 में राज्यसभा में एक विधेयक पारित किया गया। राज्यसभा में एक विधेयक पारित किया गया, महिला आरक्षण विधेयक, यह पारित किया गया। यह पारित तो देवगौड़ा की सरकार में भी किया गया था, लेकिन उस समय यह पारित नहीं हो पाया था। लेकिन 2008 में राज्यसभा में इसको पारित किया गया और 2010 में राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया, इस विधेयक को पारित कर दिया। यह विधेयक पारित होने से महिलाओं के लिए यह लाभ होगा कि लोकसभा में और राज्यसभा में ये 33% सीटें जो हैं इनके लिए आरक्षित हो जाएंगी। 33% सीटें आरक्षित हो जाएंगी। परंतु यह जो महिला आरक्षण विधेयक है यह 2010 में राज्यसभा के द्वारा पारित हो गया, लेकिन लोकसभा के द्वारा 2014 में लोकसभा में पारित होने वाला था, लेकिन तब तक लोकसभा भंग हो गई थी और अभी तक यह विधेयक पारित नहीं हो पाया। अब हम देखते हैं कि जो ये सरकारें हैं यह कब तक महिला आरक्षण बिल को पारित करती हैं, क्योंकि अधिकांश दलों ने इसमें सहमति दे दी है। महिला आरक्षण बिल को लेकर अधिकांश दलों ने सहमति दे दी है, अभी तक यह पारित नहीं हो पाया है। फिर भी हम देखते हैं कि महिलाओं ने राजनीति के क्षेत्र में
अपार सफलता अर्जित की है, चाहे वह राष्ट्रपति का पद हो, राष्ट्रपति का पद, चाहे वह प्रधानमंत्री का पद हो, प्रधानमंत्री। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन होती है? इंदिरा गांधी होती हैं। राष्ट्रपति कौन होती हैं? पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल होती हैं। इसी तरह से मुख्यमंत्री के पद को लेकर, मुख्यमंत्री यानी कि किसी भी राज्य की जो पहली मुख्यमंत्री थी कौन? सुचिता कृपलानी, सुचिता कृपलानी। चाहे वो राज्यपाल का पद हो, राज्यपाल सरोजिनी नायडू। जब हम राज्यपाल सरोजिनी नायडू को लेते हैं तो पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू होती हैं। या फिर प्रधान का, ग्राम प्रधान का पद हो, प्रधान का, ग्राम प्रधान का, ग्राम प्रधान का पद हो। हम देखते हैं कि शीर्ष स्तर से या निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक महिलाओं ने राजनीति में अपना प्रवेश सुनिश्चित किया है, अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है। आज महिलाएं भी राजनीति के क्षेत्र में पुरुषों के समान हिस्सेदारी रखती हैं, पुरुषों के समान वह पुरुषों से मुकाबला कर सकती हैं, यहाँ तक कि कभी कभी पुरुषों को भी हरा देती हैं राजनीति में। तो हम देखते हैं कि राजनीति में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, चाहे वह पंचायती स्तर पे हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, धीरे धीरे उनका प्रतिशत बढ़ रहा है। इस तरह से सरकार के द्वारा जो सकारात्मक कार्रवाइयां की गई उसका प्रतिफल हमें नजर आ रहा है। कहाँ? शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, और इसी तरह से रोजगार के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। रोजगार के क्षेत्र में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, चाहे वह आईएएस हो, पीसीएस हो, या शैक्षिक संस्थानों में जो कुलपति का पद हो, यहाँ तक कि शैक्षिक संस्थानों में जो यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटी में जो कुलपति का पद है उसको भी महिलाएं सुशोभित कर रही हैं। महिलाओं के द्वारा कुशलतापूर्वक कार्य किया जा रहा है। स्वरोजगार के क्षेत्र में भी महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। चाहे वो गांव में हम ले लेते हैं, गांव में विभिन्न समूह होते हैं, विभिन्न समूहों के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। और इसी तरह से स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तर को देख ले, या स्थानीय स्तर से लेकर हम राष्ट्रीय स्तर तक महिलाओं का जो नेतृत्व है वह बढ़ा है, महिलाओं का कद बढ़ा है, वह भी पुरुषों के समान हो चुकी हैं। अब पुरुष उनको दबा नहीं सकते हैं, अब महिलाओं को पुरुष दबा नहीं सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह से हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा विभिन्न प्रयास किए जाते रहे महिलाओं का उत्थान करने के लिए, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए सार्थक प्रयास किए जाते रहे। लेकिन यदि भारत सरकार या कोई भी सरकार केवल समानता दे देती, कह देने से समानता नहीं आती है, बल्कि हमें करना पड़ता है, हमें उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, हमें उनके लिए परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर लोग समान होते हैं। यदि हम कह दें कि महिलाएं समान हैं तो केवल समान होने से महिलाएं समान नहीं हो जाती हैं, बल्कि उन महिलाओं के लिए हमें उतना करना पड़ेगा, उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना पड़ेगा, उनको सुविधाएं देनी पड़ेगी, और तब जाकर हम कहीं उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर पाते हैं। तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि विभिन्न सरकारों के द्वारा महिलाओं के संदर्भ में कानून बनाए जाते रहे हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, महिलाओं को सुविधा दी गई है, महिलाओं को सुविधा दी गई है, महिलाओं के लिए विशेष रियायतें दी गई हैं, महिलाओं के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, ताकि उनका विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। तो इस तरह से मैंने आपको आज सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के बारे में अवगत कराया, विशेष रूप से महिलाओं के संदर्भ में मैंने अवगत कराया। इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं? इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं कि सकारात्मक कार्रवाई नीतियां हैं क्या। पहला क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से कि सकारात्मक कार्रवाई नीतियां हैं क्या, महिलाओं के लिए कौन कौन सी नीतियां बनाई गई हैं, या महिलाओं के लिए कौन कौन से सकारात्मक कार्रवाई किया गया है, महिलाओं की भागीदारी विभिन्न क्षेत्रों में कितनी सुनिश्चित हो पाई है, इत्यादि। यानी कि महिलाओं को लेकर या सकारात्मक कार्रवाई को लेकर विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।